चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज इंटीग्रल कंट्रोलर्स। तो दिस इज इंटीग्रल कंट्रोलर। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से हमने मेंशन किया है एक ब्लॉक टी आई अपॉन एस। तो 1/s आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर उसका इनवर्स लेते हैं तो इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने टी आई अपॉन एस यूज किया है। इसके पहले जो हमने डेरिवेटिव कंट्रोलर देखा था वहां पर आपने देखा था कि एस न्यूमरेटर में था, मीन्स उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो एस से मल्टीप्लाई हो रहा था। इसका मतलब वहां पर डिफरेंशिएशन यूज हो रहा था, डेरिवेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो इंटीग्रल कंट्रोलर में देखिए एनालिसिस हमारी सब कुछ सेम है, जो हमने पहले की थी वही एनालिसिस अभी भी रहेगी। मतलब उसी पैटर्न पे हमें ये एनालाइज करना है। अगर इसका आप जीएसएचएस सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि टी आई अपॉन एस और फॉरवर्ड पाथ में 1 गेन है, तो 1 प्लस टी आई अपॉन एस एलसीएम लेंगे तो एस प्लस टी आई अपॉन एस आ जाएगा। तो आप देखिए कि ये इंटीग्रल कंट्रोलर एक जीरो भी ऐड कर रहा है और एक पोल भी ऐड कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही साथ सीरीज में ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 ओमेगा एन जीटा है। ठीक है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जीएसएचएस फॉर्म हो गया। अब अगर इसमें हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0, तो दिस विल बी द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहां पर एस क्यूब है, थर्ड ऑर्डर की एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, राउथ-हर्विस क्राइटेरिया। तो इसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। अभी हम दोनों साइड में बात करेंगे। तो यहां पर थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, राउथ-हर्विस क्राइटेरिया यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि स्टेबल होगा किस रेंज के लिए, और फिर उसके बाद हम दूसरी साइड में बात करेंगे जो इसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज हैं वो इंप्रूव कैसे हो रहे हैं। So for stability, the first column of this Routh-Hurwitz means Routh array should be, all the elements in the first column should be positive. तो इसको आप कहेंगे कि ओमेगा एन स्क्वायर माइनस टी आई ओमेगा एन अपॉन 2 जीटा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां से ओमेगा एन कितना आ रहा है, टी आई अपॉन 2 जीटा। तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशंस आ रही हैं। ओमेगा एन ग्रेटर देन अगर रहेगा तो स्टेबल होगा, लेस देन होगा तो अनस्टेबल होगा, और इक्वल होगा तो मार्जिनल स्टेबल होगा। तो दिस सिस्टम इज नॉट ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम। ये कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और कहीं ना कहीं सिस्टम में मार्जिनल भी हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑलवेज स्टेबल सिस्टम नहीं है, इसलिए प्योरली रिस्पॉन्स इसका इंप्रूव नहीं हो रहा है, हर समय स्टेबल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते कि हर समय ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड ही करेगा, इसमें कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी भी आ रही है एक साइड। अब दूसरी साइड में आते हैं। जीएसएचएस है
एस प्लस टी आई इंटू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू ओमेगा एन जीटा। अगर हम ये इंटीग्रल कंट्रोलर यूज नहीं करते हैं तो उस केस में बिफोर इंटीग्रल कंट्रोल ईएसएस हमने कैलकुलेट किया था, कितनी आई थी पहले, 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट वैल्यू थी, जीटा पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा एन पे डिपेंड कर रहा है। आफ्टर इंट्रोडक्शन या आफ्टर इंटीग्रल कंट्रोल, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल, ईएसएस क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको केवी सॉल्व करना है। अब आप यहां पर केवी सॉल्व कीजिए। केवी में होता है एस जी एस एच एस, लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो एक एस एस तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा एस डिनोमिनेटर में है, यहां पर एस स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, तो एस टेंस टू जीरो रखेंगे तो केवी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर आप टाइप 1 सिस्टम है, ये चूंकि टाइप 2 सिस्टम है तो केवी यहां पर इन्फिनिटी आना ही आना है, तो इस केस में ईएसएस क्या हो जाएगा, जीरो। ये टाइप 2 सिस्टम हो रहा है यहां पे। और अगर आप यहां पर के ए सॉल्व करते हैं रैंप इनपुट के लिए, ठीक है, के ए सॉल्व करते हैं तो के ए क्या होता है, एस स्क्वायर जी एस एच एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एस टेंस टू जीरो रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा टी आई अपॉन ओमेगा, टी आई ओमेगा एन अपॉन 2 जीटा। तो उस केस में टी आई पिक्चर में आ रहा है। अब टी आई इसके मल्टीप्लीकेशन में इनिशियली, तो यहां से ईएसएस कितना होगा, पहले ईएसएस देख लेते हैं। ईएसएस होता है 1 अपॉन के ए, तो 2 जीटा अपॉन टी आई ओमेगा एन। अब आप इसको कंपेयर कीजिए यहां से, ईएसएस जीरो हो रहा है इन केस ऑफ केवी, ठीक है, क्योंकि केवी इंफिनिटी आ रहा है। बट टाइप 2 सिस्टम है तो यहां पर आपको रैंप इनपुट लेना पड़ेगा, रैंप इनपुट के केस में एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ईएसएस आ रहा है 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन, तो जो पहले था वो है, साथ साथ 1 अपॉन टी आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, यहां पे 1 अपॉन टी आई वाला पार्ट रीराइट करता हूं, 1 अपॉन टी आई इंटू 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन। तो 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन तो एज इट इज है, बट ये डिवाइड हो रहा है टी आई से, और टी आई की कुछ ना कुछ वैल्यूज तो होगी, यानी कि ईएसएस भी यहां पर रिड्यूस हो रहा है, और ईएसएस रिड्यूस हो रहा है यानी कि स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स यहां पर इंप्रूव हो रहा है। बट आपने देखा कि जो पहले साइड में हमने कैलकुलेट किया राउथ हर्विस क्राइटेरिया, तो टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए करते हैं, वहां पर हमने देखा कि स्टेबल भी हो रहा है, अनस्टेबल भी हो रहा है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं इंप्रूव नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी भी आ रही है। तो इंटीग्रल कंट्रोलर एज ए सिंगल कंट्रोलर किसी भी सिस्टम में हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स तो इंप्रूव करता है, अदर रिस्पॉन्सेज यहां पर कहीं ना कहीं स्टेबल अनस्टेबल भी हो सकते हैं या मार्जिनल स्टेबल भी हो सकते हैं। इसलिए इंटीग्रल कंट्रोलर हम सिंगल मीन्स कहीं पर अगर एज ए सिंगल एंटिटी उसको इनकॉर्पोरेट करना हो तो हम नहीं करते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जीएसएचएस में 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन तो था, लेकिन इंटीग्रल कंट्रोलर को अगर जैसे ही हमने इंटीग्रल कंट्रोल को इनकॉर्पोरेट किया, एस बिकम्स एस स्क्वायर। इट मीन्स अगर इसको पोल जीरो कंसेप्ट से भी हम देखें तो एक पोल कहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओरिजिन पे। दो पोल्स जो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस था, उसके अलावा एक पोल और कहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओरिजिन पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जो पहले पोल जीरो प्लॉट था, सपोज कुछ ऐसे प्लॉट था यहां पे, ठीक है, तो ये जो ए डिस्टेंस थी विद रिस्पेक्ट टू द डोमिनेंट पोल, अब ए क्या हो रहा है, यहां पर रिड्यूस हो रही है, तो ए रिड्यूसेस, और जब ए रिड्यूस हो रहा है तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, 1 अपॉन ए इंक्रीजेस, और जब टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो ऑसिलेशंस भी क्या हो जाएंगे,
इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ठीक है, और भी इसका वर्स कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी अभी हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पहले देखा था, फिर डेरिवेटिव कंट्रोल देखा, फिर इंटीग्रल कंट्रोल देखा, यहां पर सब में आप देखिए कुछ ना कुछ पार्ट इंप्रूव हो रहा है इंडिविजुअली। किसी में स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंप्रूव हो रहा है, किसी में स्टेडी स्टेट कांस्टेंट रहती है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है, बट कंबाइंड एफर्ट जो होना चाहिए कि दोनों रिस्पॉन्स इंप्रूव हो, वैसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट कंट्रोलर्स को यूज करना पड़ेगा। कंपोजिट कंट्रोलर्स का मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनल के साथ हम डेरिवेटिव यूज कर लेंगे, प्रोपोर्शनल के साथ हम इंटीग्रेटर यूज करके देख सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव तीनों कंट्रोलर एक साथ हम कंबाइन करके देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो बच्चों यहां पर अभी हमने डिस्कस कर लिया है इंटीग्रल कंट्रोलर्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।